हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और फर्स्ट वीडियो में मैंने एजम्पशन सब के बारे में बताया है, सेकेंड वीडियो में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताया है और उसको बताया कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, और थर्ड वीडियो में बताया है कि आइडियल गैस इक्वेशन और उसका जो एजम्पशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिए उसको। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का या जेई मेन का या जेई एडवांस का, सभी के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मैं फोर्थ वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। फोर्थ वीडियो में देखिए इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से गैस मॉलिक्यूल वाल कंटेनर के वाल पे फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है और इसका आरएमएस स्पीड क्या होता है, उस गैस का उस कंटेनर में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इन सब बातों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, आरएमएस स्पीड, इन सबों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से सारा कुछ समझ में आ सके। देखिए सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ और इसके अंदर देखिए ये कंटेनर है और इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। मान लेते हैं कि इसके अंदर 1 मोल किसी भी गैस का होगा, तो 1 मोल होगा तो 1 एवोगाड्रो नंबर होगा, 1 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे और ये कंटेनर कहीं भी आ जा नहीं रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसका नेट लीनियर मोमेंटम 0 है, नेट लीनियर वेलोसिटी 0 है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो जिगजैग पाथ पे मूव करता है। ठीक है, चलता है सीधा लेकिन टकराता है तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, जेड टाइप से ट्रेवल करते रहता है, जिगजैग पाथ पे ट्रेवल करता है। तो आप समझिए कि ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यदि 1 मोल भी गैस है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। सबका वेलोसिटी, सब पार्टिकुलर की बात यदि कीजिएगा तो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप सबका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा। एवरेज मोमेंटम यदि कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप किसी एक पार्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स की यदि बात करें तो उसमें जो वेलोसिटी होगा वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा, उसमें वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा और उसमें जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा ना, एक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। यदि सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सारे मॉलिक्यूल्स की यदि बात करेंगे तो सबका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो सभी के वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स किसी एक डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, हर डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस कारण से आप कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा एक्स डायरेक्शन में, वो एवरेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा सबका एवरेज इक्वल होगा। ये आप बात समझ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये वेलोसिटी की यदि बात करें तो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड, रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी सभी लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा भी ये वेलोसिटी होता है। तो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड क्या है? वी आरएमएस की यदि बात करते हैं तो वी आरएमएस क्या है? देखिए ये है वी आरएमएस। यदि आप ऐसा लिखते हैं, लिखना क्या है? रूट मीन स्क्वायर्ड आरएमएस, लेकिन करना क्या है? स्क्वायर्ड मीन रूट। ये बात आप समझ लीजिए, वी आरएमएस करना है और स्क्वायर्ड वी आरएमएस लिखना है और स्क्वायर्ड मीन रूट करना है। ठीक है, मीन्स पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन निकालेंगे और फिर इसका रूट चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या? वी आरएमएस। समझ रहे हैं ये पॉइंट? ठीक है, पहले आपको क्या करना है? देखिए पढ़ना है इसको रूट मीन स्क्वायर्ड, करना है स्क्वायर्ड मीन रूट। मीन्स पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर इसका मीन निकालना है, फिर इस पर रूट चढ़ा देना है, ये वी आरएमएस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वेलोसिटी है, इसका यदि स्क्वायर किया जाए तो इसमें तो आई कंपोनेंट, वाई, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट सारा है। यदि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर
प्लस वी जेड स्क्वायर। आप इसको मैग्नीट्यूड निकाल के ही तो स्क्वायर कीजिएगा ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट। अब समझिए कि ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, स्क्वायर कर दिया आपने, अब इसका मीन निकालिए। इसका यदि मीन निकालिएगा तो एक्स कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का मीन हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का मीन हो जाएगा, फिर जेड कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का मीन हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, और ये तीनों तो बराबर है ना, बराबर। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3vx स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। इस पे यदि आप रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। तो वी आर एम एस का वैल्यू एक्स कॉम्पोनेंट के केस में, एक्स कॉम्पोनेंट के टर्म में क्या हो सकता है, अब आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। वी आर एम एस का वैल्यू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म में क्या हो सकता है, बताइए। तो ये हो सकता है, यहाँ पे रूट मैंने चढ़ा दिया है, तो ये हो सकता है √3vx, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब पॉइंट समझिए, जब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ किसी वाल पे, देखिए जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, किसी एक पार्टिकुलर वाल पे मैं प्रेशर की बात करता हूँ। देखिए जैसे मैं इस वाल पे लगने वाले प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप नेट फोर्स की बात कीजिएगा तो ये इस पे नेट फोर्स जो गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगेगा वो तो 0 होगा इस कंटेनर पे, क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही ऊपर उतना ही नीचे, हर तरफ बराबर बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप किसी एक वाल पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें प्रेशर, तो वो कितना होता है ये कैलकुलेट करते हैं, और यही होगा गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर का प्रेशर, इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर कितना है वही होगा। ठीक है, तो आप एक वाल पे प्रेशर कैलकुलेट कर लें, वही इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस पे यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता है कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, तो आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर फोर्स आप निकाल सकते हैं। और फोर्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल होता है। आप इस वाल पे निकाल रहे हैं, तो इस वाल पे कितनी देर के बाद फिर से ये मॉलिक्यूल टकरा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, ये m मास का है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, m0 मास का है, जो कि vx वेलोसिटी से जा रहा था, टकरा के लौट गया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया 2mvx। ठीक है ना, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है ये 2mvx हो गया। ये सब आप समझ चुके हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स के चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है मॉलिक्यूल्स के लिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं ना। ये कितने के बराबर आएगा, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना फाइनली, और इनिशियली ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस mvx मीन्स माइनस 2mvx हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर वाल कितना हो जाएगा, ड्यू टू दिस कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल टू वाल, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर वाल, ये कितने के बराबर आ जाएगा 2mvx के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, ओके। अब एक बात और समझिए कि यहाँ पे इस केस में इस मॉलिक्यूल को इस वॉल से टकराने में कितना टाइम लगेगा, एक बार टकराया फिर कब टकराएगा। जैसे ये vx वेलोसिटी से जा रहा था और ये लेंथ l है, इसका एरिया मैं a मान लेता हूँ, इसका लेंथ l मान लेता हूँ। ठीक है, तो l लेंथ जाएगा,
फिर एल लेंथ आएगा, फिर तभी तो ये इस वाल से फिर से टकराएगा। आप इस वाल पे प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस वाल पे दोबारा कब टकराएगा, मीन्स फर्स्ट कॉलिजन और सेकेंड कॉलिजन के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम लैग, यही है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मीन्स इतने टाइम में इतना चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो रहा है ना, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो एल लेंथ इधर गया, फिर एल लेंथ आया, फिर टकराया, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना ट्रेवल किया है, 2L बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू वी एक्स, हो जाएगा ना। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया यहाँ से, तो टाइम इंटरवल का वैल्यू मिल गया आपको 2L बाई वी एक्स। दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ओके। तो आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपने कैलकुलेट किया हुआ है, टाइम इंटरवल कैलकुलेट हो गया है, तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 2mvx बाई डेल्टा टी, 2mvx बाई 2Lvx, तो 2 से 2 कट गया। तो फोर्स ये एक मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है। यहाँ पे एम नॉट कर दें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम नॉट वी एक्स स्क्वायर बाई एल, ये आ जाएगा एक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया ये फोर्स, ये एक मॉलिक्यूल टकराने पे ये फोर्स अप्लाई किया है। अभी हम लोगों ने निकाला था कि इसका जो वैल्यू है, ये वी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, वी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये वी आर एम एस बाई 3 आ रहा था ना, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई 3 आ रहा था। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर बाई एल, इसको एम नॉट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये फोर्स निकल गया, ये क्या निकला है, फोर्स एक वाल पे एक मॉलिक्यूल के टकराने के कारण, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n मॉलिक्यूल्स होगा, कितना मॉलिक्यूल होगा, n, मान लेते हैं कि इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल है, तो n मॉलिक्यूल के टकराने के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो एफ नेट जो हो गया एक मॉलिक्यूल के कारण इतना, तो n मॉलिक्यूल के कारण कितना हो गया, 1/3 n एम नॉट वी आर एम एस का स्क्वायर बाई लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है। तो एफ नेट का वैल्यू ये कितने के बराबर आ गया, 1/3 एन एम नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस, ये m जो है टोटल कंटेनर में जितना गैस अमाउंट ऑफ गैस है इसका टोटल मास है, ये m, ये कितने के बराबर हो गया, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई एल। यदि आप एरिया से इधर और इधर डिवाइड कर दें तो एरिया और लेंथ क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, ये एरिया है ये लेंथ है, मीन्स ये वॉल्यूम हो गया। और मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला आ गया आपको 1/3 रो, ये मास ऑफ टोटल गैस, टोटल अमाउंट ऑफ गैस का मास है, और ये टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का, और कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है, मींस मास बाय वॉल्यूम आप डेंसिटी निकाल चुके हैं इस गैस का जो कि इस कंटेनर में था, और ये हो गया रो वी आर एम एस का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ से आपको प्रेशर का वैल्यू मिल चुका है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, ओके। फॉर्मूला जो होता है वो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है, होता है ना। एक और होता है, यदि आप डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो रो आर टी बाई एम होता है, ये मॉलिकुलर मास है गैस का जो मॉलिक्यूल था इसमें, ठीक है। तो पी बाई रो को आप क्या लिख सकते हैं, पी बाई रो को लिख सकते हैं आप आर टी बाई एम लिख सकते हैं ना। ये तो प्रेशर का इक्वेशन बन ही चुका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि 1/3 डेंसिटी ऑफ गैस इंटू आर एम एस स्पीड, आर एम एस स्पीड कितना होगा ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसमें। तो आर एम एस स्पीड यहाँ से निकल जाएगा, आप क्या लिख सकते हैं, पी बाई रो को लिख सकते हैं आर टी बाई एम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो पी बाई रो को आप आर टी बाई एम लिख दें तो आर टी बाई एम इक्वल टू हो गया 1/3 वी आर एम एस का स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो यहाँ से वी आर एम एस का वैल्यू मिल गया, वी आर एम एस क्या हो गया भाई, वी आर एम एस आ गया √3 आर टी बाई एम। तो वी आर एम एस का वैल्यू आ गया है √3 आर टी बाई एम, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पुट करके, ठीक है। तो इस केस में यदि आप प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया एक, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया,
ठीक है। तो इस केस में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन सीख चुके हैं। एक तो सीखा था हम लोगों ने कैसे Vx का जो वैल्यू है हम लोगों ने कैसे निकाला था, वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने सीख लिया है। अब यदि इसको पुट कीजिए तो प्रेशर का वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में निकल जाएगा। तो प्रेशर का वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में कितने के बराबर आ जाएगा, 1/3 रो, और ये आ जाएगा कितने के बराबर, 3 RT/m आएगा ना। 3 से 3 कटेगा, देख रहे हैं प्रेशर का वैल्यू वही आ गया ना, रो RT/m, इसी फॉर्मूले में आ गया, है कि नहीं। तो Vrms से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे Vrms कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इस गैस का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, इसमें मान लेते हैं कि m जो है टोटल मास है, टोटल मास है इस कंटेनर में जो गैस है वो 12 m Vrms का स्क्वायर। इस तरीके से आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये कौन सा एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हैं, m जो है टोटल मास है इस गैस का जो कि इस कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो अब आप Vrms से निकालिए काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/3 1/2 m और Vrms की जगह P लिख दीजिए 3 RT/m, मास बाय मॉलिकुलर मास, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 1/2 नंबर ऑफ मोल nRT, ठीक है ना। ये 3 इधर लिख देते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 3/2 nRT, इंपॉर्टेंट है 3/2 nRT, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। गैस, ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होगा 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको यदि आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में यदि याद रखना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो पूरे गैस मॉलिक्यूल्स का हो गया वो कितने के बराबर हो गया, 3/2 n बी द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस कंटेनर, n हो गया। और R/n0 को हम लोग क्या लिख दिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये टोटल है गैस का, ठीक है। और फॉर वन मॉलिक्यूल कितना होगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यही हो गया फॉर 1 मॉलिक्यूल। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3/2 kT। 3/2 kT मीन्स सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर इस कंटेनर के अंदर का जो टेम्परेचर है ना, बस उसी पे डिपेंड करेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं इस पर। तो यहाँ पे जब 3/2 kTr है तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑक्सीजन का काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का, वही नाइट्रोजन का होगा सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, वही हाइड्रोजन का होगा, वही आर्गन का होगा, ठीक है ना। किसी भी गैस का काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होगा वो
सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसको नोट करते चले जाइए आप। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 NKT था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट था 3/2 nRT, पर मॉलिक्यूल हो गया 3/2 KT। क्लियर है? तो ये चीज़ था। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपने अंदर एनर्जी को छुपा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में छुपाएगा, रोटेशन में छुपाएगा और वाइब्रेशन में छुपाएगा, ठीक है ना। अब काइनेटिक में कितने तरीके से छुपा सकता है? तो एक्स कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी में, एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा उसके कारण होगा, वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा उसके कारण होगा, जेड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा उसके कारण होगा। मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, किसी भी आप गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो 3 कंपोनेंट में छुप सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए मोनो एटॉमिक हो। देखिए, अब कोई भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल जो है मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डायटॉमिक भी हो सकता है, पॉली एटॉमिक भी हो सकता है ना। तो जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम लोग देखते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए देखते हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए देखिएगा तो इसमें ट्रांसलेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है और एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। यदि आप रोटेशन की बात कीजिएगा, इस केस में रोटेशन की बात कीजिएगा तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का आपको बताया गया कि साइज जो होता है अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, तो इसका साइज है ही नहीं, नेग्लिजिबल मान के चलना है, ठीक है। आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना। तो इस कारण से इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो नेग्लिजिबल लेकर के चलना है। तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 हो गया इसका। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 हो गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा। तो इस कारण से आप कह सकते हैं रोटेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ठीक है। और ये वाइब्रेट करेगा नहीं, ये वाइब्रेट किसके अबाउट करेगा? कोई इसमें मीन पोजीशन है नहीं, तो इस कारण से इसका वाइब्रेशन का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। वाइब्रेशन की यदि बात करेंगे तो वाइब्रेशन का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में, मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम, नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बराबर हो गया? 3। मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3, ठीक है। अब डायटॉमिक की बात करते हैं, डायटॉमिक की बात करते हैं। डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन में तो वही होगा, ट्रांसलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन में, रोटेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डायटॉमिक की बात कीजिएगा तो डायटॉमिक कुछ ऐसा होगा। तो जैसे x के अबाउट तो 0 हो जाएगा, यदि मॉलिक्यूल को इस तरीके से आप प्लेस कीजिएगा तो x के अबाउट तो 0 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड। तो x के अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस 0 हो गया और y एक्सिस और z एक्सिस जो है वो 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम y और z कंपोनेंट में आप लिख सकते हो। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? रोटेशन का 2, ठीक है। और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का यदि आप लिखिएगा इस केस में तो वाइब्रेशन ये एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट कर सकता है दोनों मॉलिक्यूल। मीन्स ये 2 मॉलिक्यूल है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी तो एज्यूम कर सकते हो ना, जैसे 2 ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। तो इस पे वाइब्रेट कर सकता है तो 1 हो सकता है, तो वाइब्रेशन का 1 हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 6। लेकिन वाइब्रेशन क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर पे ही होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होता है, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली आपको क्या लेकर चलना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5।
जनरली 5 लेकर के चलना, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक और जोड़ दीजिएगा वाइब्रेशन वाला भी, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के केस में 3, डायटॉमिक के केस में 5, और यदि बहुत हाई टेम्परेचर की बात कीजिएगा तब 6। ठीक है, तो ये पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक के लिए। तो पॉलीएटॉमिक में एक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? लीनियर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डायटॉमिक की तरह ही काम करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो होगा ये इसी के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि लीनियर होता है, इस कारण से डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? 5 यूज करेंगे। तो पॉलीएटॉमिक में किसी और मॉलिक्यूल्स के लिए जो लीनियर नहीं हो, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, रोटेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है ना। इस केस में वाइब्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो सिर्फ यही ट्रांसलेशन और रोटेशन का ही बात करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका जो वाइब्रेशन है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए फिर अलग अलग आपको वाइब्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं करेंगे। इस पे यदि क्वेश्चन देगा, आपको पूछेगा तो लो टेम्परेचर पे ही पूछेगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में कितना यूज करेंगे? एफ नेट का वैल्यू 6। ठीक है ना, नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 यूज करेंगे। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम लोगों ने सीख लिया हर तरह के मॉलिक्यूल्स का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी की, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ा इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा जाता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। ठीक है ना, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सबको बराबर बराबर एनर्जी मिलेगा। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं कि रोटेशनल के कारण जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको ज़्यादा या कम मिलेगा, बराबर बराबर ही मिलेगा। ठीक है, ये बताता है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखिए, जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने बात किया था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात किया था, क्या था? 3/2 nRT आया था ना, या इसको 3/2 NKT भी हम लोगों ने लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3/2 nRT लिखा था। तो ये कहता है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर बराबर मिलेगा। तो ट्रांसलेशन तो 3 तरीके से हो सकता है, तो सबको कितना मिला? 1/2 nRT, 1/2 nRT, 1/2 nRT मिला, या 1/2 NKT, 1/2 और किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कीजिएगा तो 1/2 KT मिला फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी है। ठीक है ना, ½ KT एनर्जी मिलेगा एक सिंगल मॉलिक्यूल को। तो यदि आप बात करते हैं फॉर मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी कहें या टोटल काइनेटिक एनर्जी कहें, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3/2 NKT। मैं टोटल गैस के एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 3/2 nRT लिख सकते हैं ना फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ओके, फॉर डायटॉमिक गैस कितना हो सकता है? फॉर डायटॉमिक गैस कितना हो सकता है? लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हो सकता है कितने के बराबर? 5/2 NKT।
या 5/2 nRT, ये हो सकता है ना। और फॉर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, फॉर नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ये कितने के बराबर हो सकता है? तो 5 है यहाँ पे, 6/2 NKT या 6/2 nRT, तो 3 लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। वाइब्रेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि जनरली क्वेश्चन आपको लो टेम्परेचर पे ही मिलेगा, ठीक है, और इसमें तो मिलेगा ही नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा। जब डायटॉमिक में आप बात कीजिएगा हाई टेम्परेचर पे, तो बस ये क्या हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा, बस यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। तो रफली आप लिख सकते हैं F/2 nRT या F/2 NKT, ये लिख सकते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज याद है तो आप पुट करके सीधा क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।